हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इज डैश इन नेचर, यानी कि जो अकाउंटेंट की जो जॉब होती है वो किस तरह की नेचर की होती है। एनालिटिकल, क्लरिकल, रूटीन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर? देखिए, अगर हम बात करें एक अकाउंटेंट की, तो आपको पता है अकाउंटेंट का काम होता है जो भी अकाउंट के हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं उनको देखना कि वो सही है या नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग सही से हुई है नहीं। तो एक तरह से ये एनालिटिकल काम हो गया। तो इनका जो जॉब होता है वो एनालिटिकल नेचर का होता है। ठीक है, पूरा एनालिसिस किया जाता है कि सही तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं नहीं, उनको जो भी रूल्स हैं हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा, और वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, एनालिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ट्रीटेड एज टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम है जो कि हम टेंजिबल फिक्स्ड असेट की तरह ट्रीट करते हैं। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए। क्या हो जाएगा? टेंजिबल फिक्स्ड असेट की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टेंजिबल फिक्स्ड असेट में क्या आ जाएगा हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है और ये टेंजिबल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या है, इंटेंजिबल है, इनको हम टच नहीं कर सकते, जबकि हम लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The information involved in the annual financial statement of an enterprise pertains to, यानी कि आपको इसमें बताना है ऐसी कौन सी एक, अगर हम बात करें एंटरप्राइज के लिए, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज, द इकोनॉमी एज अ होल, बिजनेस इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं? देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बात की जा रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व है वो है हमारी इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज से रिलेटेड। यानी कि एक इंडिविजुअल बिजनेस किस तरह से रन कर रहा है, कैसा उसका काम है, कौन कौन से मेथड फॉलो किए जा रहे हैं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कि अकाउंटिंग है वो हमारा सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है केवल। सेकंड ऑप्शन हमारा बता रहा है कि अमाउंट ओन टू आउटसाइडर्स अदर देन प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि आउटसाइड से लिया गया है प्रोप्राइटर को छोड़कर, तो वो हमारा कैपिटल है। थर्ड ऑप्शन हमारा बोल रहा है डेबिट मीन्स डिक्रीज इन असेट्स, यानी कि डेबिट का मतलब होता है असेट्स में डिक्रीज आ जाना, यानी कमी आ जाना। या फिर डी ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है।
देखिए एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बोला है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सारी चीजें आती हैं। सिर्फ रिकॉर्ड करना हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये कट गया। सेकंड है अमाउंट, कैपिटल की बात करें, और आपको पता है कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक ओनर या फिर एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है, वो उसके लिए कैपिटल है, तो ये भी कट गया। फिर है डेबिट मीन डिक्रीज इन असेट्स। डेबिट मीन डिक्रीज इन असेट्स ये नहीं होता। डेबिट का मतलब होता है हमारे एक्सपेंसेस, डेबिट का मतलब होता है हमारा लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी अजम्पशन। अब यहाँ पर आपको बताना है अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम पीरियोडिसिटी अजम्पशन को लेते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, बताइए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिए, हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी अजम्पशन की, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारा अकाउंटिंग होती है वो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होती है। यानी कि आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितना होता है, 12 मंथ का होता है। अब ये 12 मंथ कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है बिजनेस पर। वो या तो जनवरी टू दिसंबर अपना टाइम पीरियड लेके चल सकते हैं, या फिर मार्च से अप्रैल, या फिर अप्रैल से मार्च। और कुछ बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग जो उनका पीरियड होता है उसको वो दिवाली से दिवाली मानते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पीरियड ले रहे हैं, लेकिन सबका पीरियड 12 मंथ तक होता है। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो ये सोचकर चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा। ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में होता है कि उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर पाए, यानी कि वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में होने चाहिए। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब ये होता है एक बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी है, उसका ओनर और उस बिजनेस की एंटिटी दोनों सेपरेट है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड हेयर इन। बताइए, जो रेवेन्यू है वो हमारा जनरली सेल के समय रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल हमारा क्या बताता है, किसके अंदर है? कंसिस्टेंसी, मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फिर कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर ये हमारा बात कही गई है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है जहाँ पर हम ये रेवेन्यू को देख पाएँ कि हमारी सेल हुई है, यानी कि हमें कुछ रिसीव हुआ है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ सेल किया है। अब वो चाहे कुछ सेल किया हो, चाहे हमने अपनी सर्विस सेल की हो। ठीक है। मैचिंग का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट मैच होने हैं, यानी कि दोनों साइड मैच होनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक साल कोई और मेथड अडॉप्ट किया, दूसरे साल कोई और मेथड अडॉप्ट किया, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी अपने फर्म के बैलेंस शीट को अपने फर्दर फ्यूचर के लिए हेल्प में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने पहले कोई और मेथड अडॉप्ट किया था, तो हमारा जो अमाउंट था या हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो कुछ और थे। अब हमने कोई और मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो हम उससे क्या होगा, उससे हेल्प नहीं ले सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कॉस्ट प्रिंसिपल में हम अपने जो भी कंपनी के अंदर गुड्स या सर्विस की बात करते हैं तो वो कॉस्ट के बेसिस पे की जाएगी, उनका कैलकुलेशन होगा कि कितनी कॉस्ट पर्टिकुलर 1 यूनिट पर आ रही है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आइए। द assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in
नियर फ्यूचर इज ऑल्सो इज नोन हैज, यानी कि एक ऐसी एजम्पशन जिसमें हमारा बिजनेस एंड एंटरप्राइज सोल्ड नहीं होगा और ना ही लिक्विडेट होगा नियर फ्यूचर में, वो हम क्या कहेंगे? अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इजीली बता सकते हैं। ऑप्शंस हैं मॉनेटरी यूनिट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म या फिर पीरियोडिसिटी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोइंग कंसर्न। क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि गोइंग कंसर्न में हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हम इसको ना ही सोल्ड करेंगे और ना ही हम इसको शट डाउन करेंगे, ना ही लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है companies must prepare financial statement at least yearly due to the assumptions of, यानी कि कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी ईयरली बेसिस पर, अब वो कोई भी टाइम पीरियड हो। तो ये एजम्पशंस हमारी किसके कारण होती है? पीरियोडिसिटी, कॉस्ट बेनिफिट, कंजर्वेटिज्म या फिर मैचिंग। अब ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर हम ये ईयरली का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीरियोडिसिटी, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड हम मानेंगे जिसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फॉलोइंग द WDV रिटन डाउन वैल्यू method of depreciating a particular asset year after year, state the name of the relevant accounting principle applied herein। यानी कि जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो हमारा डेप्रिसिएशन का है उसको हम ईयर आफ्टर ईयर जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है, तो वो हमारे किस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से रिलेटेड है या फिर रेलेवेंट है? बताइए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बात करती है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फिर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि अगर हम किसी भी असेट पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें हर साल वही करना है। अगर हम अपना चेंज कर देंगे तो हमारी जो असेट की जो रियल वैल्यू है वो निकल कर नहीं आएगी। इसलिए हम अगर एक साल हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर भी हमें वही करना है, तो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी क्वालिटीज डेट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग्स आर, यानी कि अब आपको यहाँ पर बतानी है प्राइमरी क्वालिटीज जो कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उस वो हेल्प करेंगे हमारे डिसीजन लेने में। कौन कौन से हैं? कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। बताइए। प्राइमरी क्वालिटी बतानी है आपको। वैसे तो ये सारी ही क्वालिटीज हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट है और रिलायबल है। यानी कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, वो आपकी रिलायबल भी है, यानी कि वो आगे चेंज नहीं होगी, रेलेवेंट भी है। तो इससे क्या होगा, ये बाकी की जो रिमेनिंग है वो अपने आप वर्क करेंगी। रिलायबल होगी तो कंपैरिजन में हेल्प होगी, ठीक है। और रिलेवेंट होगी तब भी कंपैरिजन में हेल्प होगी, टाइमलीनेस भी होगा उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी हमारा प्राइमरी क्वालिटी है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यहाँ पर सारी चीजें अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हैं।
फिर भी कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, अभी काफ़ी टाइम है एग्जाम के लिए, तो दे आप देख लीजिएगा। जर्नलाइजिंग, कॉस्टिंग, पोस्टिंग, टेलिंग, बहुत ही सिंपल है। आप सबको पता है जब हम जर्नल में पोस्ट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी जर्नलाइजिंग कहलाती है। और जब हम जर्नल से लेजर में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं वो हमारी पोस्टिंग कहलाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नॉर्मली डैश आर बैलेंस्ड। अब नॉर्मली क्या चीज़ बैलेंस्ड होते हैं क्या? पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल और रियल अकाउंट्स, या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए। बहुत एक तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है इस क्वेश्चन में। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड की बात की जा रही है, तो हम बैलेंस कहाँ पे बना के रखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बनाते, ठीक है, वहाँ पे जो आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। सेम ऐसे ही P&L में प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस तो नेट लॉस। हम वहाँ पे बैलेंस नहीं निकालते। बैलेंस हम कहाँ बनाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर, कि हमारी जो लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कोई भी बड़ी बड़ी या कमी नहीं होनी चाहिए किसी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस की बात की जा रही है, तो नॉर्म आपको सबको पता है बैलेंस्ड हम बैलेंस शीट में निकालते हैं, दोनों का बैलेंस सही होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। वहाँ पर हम बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स शो करते हैं वो होते हैं हमारे या तो पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट क्या है, लॉस और एक्सपेंस, और ये सारी चीज हम ऑलरेडी P&L में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परचेज ऑफ एन असेट। अब कोई भी असेट हमने परचेज की है तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है, नन ऑफ दीज, बताइए। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, दो वर्ड दिए हैं, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है छोटे मोटे खर्चों के लिए, और एक्सपेंडिचर हुआ है लार्ज अमाउंट के लिए, जहाँ पे हमने लार्ज अमाउंट पे किया है। तो इस हिसाब से आप फिर आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी बी, एन एक्सपेंडिचर। परचेज हमारा जो भी हमने असेट परचेज किया वो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक बहुत बड़ा खर्चा है, और ये हम लॉन्ग टाइम तक इसका बेनिफिट लेंगे। जबकि अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि टेलीफोन पेमेंट, टेलीफोन बिल पे किया आपने, या फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इस तरह के खर्चे वो आपके एक्सपेंस हैं। और ये लार्ज अमाउंट का है, ये एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर यहाँ पर किया गया है। वैसे एक तरह से क्वेश्चन इस तरह से नहीं देना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पेटेंट राइट्स इज अ, पेटेंट किस तरह का राइट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर एक्सपेंस अकाउंट, बताइए। अगेन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में अंतर पता होगा। देखिए यहाँ पे पेटेंट राइट्स की बात करें तो पेटेंट आपको पता है क्या है, ये हमारे लिए असेट है, और किस तरह की असेट है, ये हमारी इंटेंजिबल असेट है। और आपको पता है रियल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस, अब इसमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रखता है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न आउटवर्ड, बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस की बात की गई है। कैरेज इनवर्ड क्या है? आपने कोई पेमेंट किया जब आप माल लेकर आए। कैरेज आउटवर्ड होता है आपने पेमेंट किया जब आप माल बेचने गए, ठीक है। फिर आता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये है आपने जो भी अमाउंट था या जो भी आपके पास माल था वो आपने वापस कर दिया, तो यानी कि अब आपको अमाउंट मिलेगा, तो ये तो आपका डेबिट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है रिटर्न आउटवर्ड की, यानी कि बाहर से आपका माल वापस आ गया, तो ये क्या है, अब वो आपसे पैसे लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिटर्स, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब कैश बुक क्या चीज रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है? सारे रिसिप्ट्स को, सारे पेमेंट्स को, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स या फिर ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, बताइए। सिंपल है ये भी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, यानी कि कैश के जो भी हमारे हमें कैश या तो आया है या हमारी तरफ से गया है, यानी कि पेमेंट हुआ है, कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब अब तक सारे इजी क्वेश्चन थे, तो ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इससे टफ आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आपको इजी और टफ दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप थ्योरीज अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको थ्योरीज क्लियर नहीं होंगी तब तक आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए। थ्योरी हमने डिस्कस करी हुई है, हम फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब परचेज बुक क्या चीज रिकॉर्ड करती है? सारे गुड्स की परचेस को, क्रेडिट परचेस को, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या फिर ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स अदर देन गुड्स, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेज है वो हमारे यहाँ पे परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि अगर कैश परचेज होगी तो वो तो कैश बुक में जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेल्स बुक हमारी क्या चीज रिकॉर्ड करती है? बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ आपको। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो यहाँ पे सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बताइए। लेजर ये ओरिजिनल नहीं होती, क्योंकि ये जर्नल से प्रिपेयर की गई है, ओरिजिनल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेजर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। इम्प्रेस सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है? आप सबको पता है। इम्प्रेस सिस्टम हम पेटी कैश बुक में को फॉलो करते हैं, और पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम अपने डेली के बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और एक बड़े अमाउंट में सब सम अप करके हम उसको कैश बुक में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्टेशनरी परचेस की, अब हमने पहले पेन खरीदा, उसके बाद हमने शार्पनर खरीदा, उसके बाद हमने कोई डायरी खरीदी, उसके बाद हमने
प्लेन पेपर परचेस किए, उसके बाद हमने ऐसे इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग सामान खरीदा। तो पेटी कैश बुक में तो ये एक एक करके नोट कर लिया जाएगा कि पेन खरीदा हमने, रूलर खरीदा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये सब हम डायरेक्ट कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक हमारी बहुत जल्दी भर जाएगी और इतना टाइम भी नहीं होता। तो पिटी कैश बुक में क्या होता है, ये सारी जितने भी हमने सामान खरीदे हैं स्टेशनरी से, इसको सबको सम अप करके एक अमाउंट में हम ऐसा स्टेशनरी कैश बुक के अंदर डाल देते हैं सारा अमाउंट, ठीक है। तो पिटी कैश बुक यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसमें हम इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।